नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र चौहान आप लोग के लिए फिर से लेके आ गया हूँ मिशन आरआरबी एनटीपीसी 2024-2025। तो दोस्तों, सीधी बात नो बकवास, हम चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में से किसके सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर नाम से जाना जाता है? बताइए। पहला ऑप्शन है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला या विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला। दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे चोटी को गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला ज्यादातर राजस्थान में फैला हुआ है। अरावली पर्वत श्रृंखला परिस्थिति विज्ञान व्यवहार करता है। बताइए, परिस्थिति विज्ञान व्यवहार करता है। कैसा परिस्थिति विज्ञान व्यवहार करता है? पक्षियों के विषय में, कोशिका निर्माण के विषय में, जैविक तथा अजैविक पर्यावरण के बीच संबंधों के विषय में, या ऊतकों के विषय में। बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा जैविक तथा अजैविक पर्यावरण के बीच संबंधों के विषय में। ऑप्शन नंबर तीसरा। दोस्त, परिस्थिति को कहते हैं बायोडायवर्सिटी। इसमें क्या होता है कि किसी एक सजीव तथा किसी एक जीव के आसपास रहने वाले परिवेश, माहौल, जैविक घटक, अजैविक घटक, बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट जितने भी आसपास पाए जाते हैं वो परिस्थिति के अंदर आते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यापारी अपने वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और उन्हें 15% छूट पर बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि दुकानदार हमें बेवकूफ बनाने के लिए क्या करता है कि कहता है कि ये हमने 140 में खरीदा है। इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमने 140 में खरीदा है, लेकिन आपको 15% डिस्काउंट दे देता हूं क्योंकि आप अपने बंदे हैं। तो ऐसे बेवकूफ बनाते हुए उन्होंने पहले तो 40% बढ़ाया, फिर उसके बाद 15% डिस्काउंट दिया। बेचने के बाद भी दुकानदार को फायदा होता है, नुकसान हमेशा ग्राहक को होता है ऐसे कंडीशन में। तो चलिए, इसका आंसर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, देखें आंसर कितना आता है। मान लीजिए कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो कितना है? 100 रुपए है। क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए। ठीक है। अब 100 रुपए में तो खरीद के आया दुकानदार, लेकिन उसने क्या करा? 40% बढ़ा दिया। कितने प्रतिशत बढ़ा दिया? 40% बढ़ा दिया। तो जो एमआरपी हो गई, एमआरपी वो कितना हो गया? 140। एमआरपी उसने नहीं सेट करा, एमआरपी दुकानदार ने सेट करा। 140 रुपए एमआरपी हो गई। अब कह रहा है कि इस पे 140 रुपए पे 15% डिस्काउंट भी दे रहा है। तो मान लेते हैं कि 140 पे हम 15% डिस्काउंट कर लेते हैं। 15% डिस्काउंट जब निकालेंगे, 15% निकालेंगे 140 का, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 5 तिया 15, 5 दूना के 10 और 2 7 14, 7 त्रिके 21, यानी 140 का 15% कितना हो जाएगा? 21। यानी 140 रुपए में तो कह रहा था कि मैं दूंगा, लेकिन आप अपने बंदे हैं इसलिए आपको 15% डिस्काउंट दूंगा, यानी 140 रुपए में से 21 रुपए घटा लूंगा। यानी 140 में से जब 21 रुपए घटेगा तो बचेगा कितना? 119 रुपए। 140 रुपए में से जब 21 रुपए घट जाएगा तो कितना बचेगा? 119 रुपए। दोस्तों ध्यान दीजिए, उसने सामान खरीदा कितने में था? 100 रुपए में, लेकिन बेचा कितने में? 119 रुपए में। तो प्रॉफिट कितने का हुआ?
119, 119 माइनस 100 इज इक्वल टू 19, और ये प्रतिशत में सारे चल रहे हैं, इस वजह से ये 19% इसका लाभ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, या तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। कह रहा है कि 10 मीटर चौड़ाई की एक गली है जिसकी चौड़ाई 10 मीटर है, 200 मीटर इंटू 180 मीटर के माप वाले एक आयताकार उद्यान को बाहर से घेरती है। पथ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है, मतलब पथ का क्षेत्रफल निकालना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले सवाल को हल करते वक्त सवाल बिल्कुल ध्यान से पढ़े, सवाल को ध्यान से पढ़ने के बाद समझें कि कहना क्या चाह रहा है सवाल। फिर सवाल को समझने के बाद अब दिमाग में सोचिए, मान लीजिए मुझे कुछ नहीं पता इस सवाल को और मैंने इस सवाल को ध्यान से पढ़ लिया है। दिमाग में यह कह रहा है कि एक उद्यान है, एक आयताकार है, आयताकार उद्यान बना दिया जिसकी लंबाई है 200, लंबाई नहीं दिया, लंबाई इंटू चौड़ाई वही होता है, और 180 क्या है, चौड़ाई है। और कह रहा है कि उसके बगल से एक रास्ता, एक गली गई है, उस गली का, इधर थोड़ी पतली हो गई क्या गली, अरे गली को हम मोटा कर देते हैं मान लीजिए। ठीक है, समझाने के लिए बिल्कुल ध्यान दीजिएगा हमने जो समझा है। और ये गली जो है ये 10 मीटर की है, ये भी 10 मीटर की है, ये भी 10 मीटर की, और ये भी 10 मीटर की। तो दोस्तों हमें फॉर्मूले पे बस ये सवाल है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। बाहर सो रहा है दोस्तों, भंडारा चल रहा है माता रानी का, इस वजह से शोर हो रहा है, तो उस चीज को आप ध्यान मत दीजिएगा, मैं जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान देना। हालांकि थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन जुनून इतना होना चाहिए कि नामुमकिन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल, हम सबसे पहले इस वाले आयत का निकालेंगे। ठीक है, तो 200 इंटू 180, तो ये इसका हो जाएगा। अच्छा, कैलकुलेशन भी हम समझाएंगे आपको कि कैसे शॉर्ट कैलकुलेशन करा जाता है। अब इसका हम मल्टीप्लाई करने लगे ऐसे ही पुराने टेक्निक से तो खूब हो लिया, दिमाग क्या लगाएंगे, जीरो को छोड़ देंगे। 18 है, ये 2 है, 18 दूना 36, जीरो कितने बचे, 1 2 3, बस इसका आंसर यही होगा। ठीक है, लेकिन नहीं, इसका गुणा का आंसर ये होगा, लेकिन अभी उसका आंसर आना बाकी है। ठीक है, अब देखिए, अब हमने छोटे वाले इसका आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब इसके बाद इस बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके लिए लंबाई तो ये 200 मीटर रहेगा ही, ये 200 मीटर तो है ही, लेकिन 10 मीटर इधर जुड़ा और 10 मीटर इधर जुड़ा, तो टोटल कितने हो गए, 220 मीटर। लंबाई कितना हो जाएगा, 220 मीटर, इंटू चौड़ाई 180 मीटर, तो ये है ही, 180 मीटर तो है ही, लेकिन 10 मीटर इधर जुड़ा, 10 मीटर इधर जुड़ा, तो 180 और प्लस 20 200। इसमें भी वही कैलकुलेशन करेंगे, 22 दूना 44, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, अब दोस्तों इस वाले पूरे बड़े क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये वाला क्षेत्रफल हमें रोड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, जो गली है 10 मीटर की, इसकी क्षेत्रफल निकल जाएगा। और यही पूछ रहा है कि पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, अब 44,000 माइनस 36,000 बराबर 8,000, घटाएंगे तो 8,000 आएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अब चलते हैं
आप लोग के सामने रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, शब्दकोश वाला, डिक्शनरी। डिक्शनरी में जैसे आप देखते हैं कि कौन सा शब्द पहले आएगा, उस हिसाब से तो 4 शब्द हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, MATTER, MOTIVE मोटिव, MOCKERY, MANA, फिर से लिख देता हूं, MANAGE, और लास्ट है मूवी, MOVIES, मूवीज। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, पहला लेटर देखेंगे, सारे में हम है तो इससे कोई हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कौन पहले आएगा। दूसरा लेटर हमारा डिफाइन कर देगा और सेग्रीगेट कर देगा। MA है यहाँ पे भी, MA है यहाँ पे, यानी 1 और 2 इसी में से कोई एक आएगा, ये सारे बाद में आएंगे। ठीक है, अब देखेंगे MAN, पहले N आ गया और यहाँ पे T, तो T का लेटर होता है 20 और इसका होता है 14, तो पहले 14 आएगा, तो पहला नंबर इसका आ गया। और ये पहला दूसरा आना था तो ये दूसरा नंबर आ गया। अब चलते हैं तीसरा नंबर के बारे में। M है, MOOO, इन तीनों में OO है। अब देखेंगे कि अगला कैपिटल लेटर पहले कौन सा आता है। इसकी प्लेस वैल्यू 3 है, इसकी प्लेस वैल्यू इसकी प्लेस वैल्यू 20 है, 3 है और भी है 23 है, WXYZ, DWXYZ, 23, 24, 25, 26, 27, नहीं 24, 25, 26, T, U भी 22 है, TST, U भी, हाँ 22 है। तीसरे लेटर में इसकी प्लेस वैल्यू 20 है, इसकी 3 है, इसकी 22 है, तो तीसरे नंबर पे कौन आएगा, ये आ जाएगा क्योंकि इसकी 3 है। फिर चौथे नंबर पे ये आएगा और 5वें नंबर पे ये आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहला आएगा 4, नहीं सबसे पहला आएगा, अब ये ऑप्शन यदि ऑप्शन ये दिया हो, हमने तो ऐसे निकाल दिया, हमने यदि ऑप्शन ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो सबसे पहले 4 आएगा, फिर इसके बाद 4 के बाद 2 आएगा और 4 के बाद 1 आएगा और फिर इसके बाद 3 आएगा, फिर इसके बाद 2 आएगा और फिर इसके बाद 5 आएगा। तो 4, 1, 3, 2, 5 किसी में है, 4, 1, 3, 2, 5, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। ठीक है, ये समझ में, कोई भी लेटर आएगा आप ऐसे सर्च कर लेंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी और जल्दी सेग्रीगेट कर पाएंगे आप लोग। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। कह रहा है असंगत या बेमेल शब्द बताइए, असंगत या बेमेल शब्द बताइए, ऑड वन आउट। तो कह रहा है कि वृत्तखंड, त्रिज्या, विकर्ण और व्यास। जाहिर सी बात है, जो वृत्तखंड है यानी वृत्त से टूटा हुआ कोई हिस्सा, इसे कहेंगे वृत्तखंड। मान लीजिए कि ये पूरा वृत्त है, तो उससे टूटा हुआ एक हिस्सा वृत्तखंड कहलाता है। ये हो गया वृत्तखंड, ये चीज होगी वृत्तखंड। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा भी देख लेते हैं। मान लीजिए ये त्रिभुज है,
ये त्रिभुज है, या चतुर्भुज है, मान लीजिए चतुर्भुज है, आ रहा है, इसमें आ रहा है, चतुर्भुज आ रहा है पूरा, ठीक है। और एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाने वाली जो रेखा होती है उसे विकर्ण कहते हैं, विकर्ण, ठीक है। और त्रिज्या क्या होता है, किसी वृत्त के, किसी वृत्त से परिधि के बीच, किसी वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच, परिधि के, किसी वृत्त के केंद्र से परिधि की तरफ जो रेखा जाती है उसे त्रिज्या बोलते हैं। अब क्या कहते हैं, व्यास, किसी वृत्त को दो बीच बीच में दो भागों में बांटने वाली जो रेखा होती है, वृत्त को समान दो भागों में बांटने वाली जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो दोस्तों वृत्तखंड सर्किल का ही एक भाग है, त्रिज्या सर्किल का ही एक भाग है, डायमीटर सर्किल का ही एक भाग है, लेकिन विकर्ण जो है वो चतुर्भुज या रेक्टेंगल या स्क्वायर आदि का भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा अलग हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी टी सम ए बी टी सी डी क्यू ई एफ आर, और अगला क्या होगा। तो दोस्तों इसके दो रूल हैं। पहला रूल एकदम सीधे सीधे जो आसान आपको दिखता है, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ, तो अगला क्या होगा, जी एच, सीधे सीधे है। और यहाँ P है और यहाँ Q है, यहाँ R है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, S। एक तो सीधे सीधे आसान तरीका में देख के आप बता सकते हैं। दूसरा तरीका एक और है। दूसरा तरीका है, यदि सबकी आपको फेस वैल्यू पता है, मान लीजिए कि सारे अंकों की फेस वैल्यू पता है, तो भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। जैसे A प्लस 2 C हो जाएगा, और फिर प्लस 2 E हो जाएगा, फिर प्लस 2 हम कर देंगे तो F G हो जाएगा। जैसे A B C D E F G, इसकी 4, इसकी 6, तो यहां देख रहे हैं दोस्तों 2 बढ़ रहा है, प्लस 2 प्लस 2, तो यहां भी प्लस 2 हो जाएगा, ये हमें पता नहीं है, तो यहां भी प्लस क्या हो जाएगा 2, तो यहां हो जाएगा 8, ठीक है, 8 की वैल्यू H आ जाएगी। अब यहाँ पे आपका है +1 हो रहा है, P से Q, Q से R, R से S हो जाएगा। ये थोड़ी सी लेंदी है, आपको प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, जबकि पहला वाला जो तरीका था वो बिल्कुल सही था और सेटिंग बैठ रहा था और आसानी से भी हल हो सकता है। एडोल्फ हिटलर किस देश का था। तो दोस्तों एडोल्फ हिटलर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक शब्द आता है, वो है तानाशाह। जी हाँ, एडोल्फ हिटलर एक बहुत ही नाजीवादी राजनीतिज्ञ तानाशाह शासक था, जो कहां का रहने वाला था, जर्मनी का। इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। हिटलर 1933 से 1945 तक, हिटलर 1933 से 1945 तक नाजी पार्टी का जर्मनी का एक चांसलर था। उस हिटलर ने 1939 में एक ही बहुत ही बेकार निर्णय लिया था। उसने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, जिसके वजह से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया।
तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में कुछ कंसेप्ट जान लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान देश पर दो बम गिराए गए थे। एक बम 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था और दूसरा बम 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। इसका नाम था लिटिल बॉय, इस बम का नाम था फैट मैन। इस दो बम की वजह से जर्मनी ने और जापान ने, सभी ध्रुवीय राष्ट्र ने अपने आप को समर्पित कर दिया और 1945 में ही यूएनओ का गठन हुआ, जो कि इन सब चीजों को युद्ध जैसे माहौल को होने से रोकता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा लैंगिक और अलैंगिक दोनों रूप से उत्पन्न होता है? अमीबा, हाइड्रा, कवक और इनमें से कोई नहीं। बताइए। इसका आंसर होगा हाइड्रा। दोस्तों हाइड्रा एक ऐसा जीव है जिसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होते हैं। सेक्स होता है, मिटाने के लिए हम बता देते हैं। मान लीजिए ये हाइड्रा है। हाइड्रा में दूसरी कुछ देर बाद ही इसमें कली आएगी, कुछ देर बाद ये कली ऐसे बढ़ जाएगी और कुछ देर के बाद ये कली अपने आप ही अलग हो जाएगी। थोड़ी पतली बना देते हैं। तो इस प्रकार ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाइड्रा करता है। तो हाइड्रा में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के प्रजनन होते हैं। लैंगिक को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अलैंगिक प्रजनन को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एडोल्फ हिटलर किस देश का था? तो दोस्तों एडोल्फ हिटलर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक शब्द आता है, वो है तानाशाह। जी हाँ, एडोल्फ हिटलर एक बहुत ही नाजीवादी राजनीतिज्ञ तानाशाह शासक था, जो कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का। इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। तो हम तानाशाह शासक हिटलर के बारे में कुछ रोचक जानकारी जान लेते हैं। हिटलर 1933 से 1945 तक नाजी पार्टी का जर्मनी का एक चांसलर था। हिटलर ने 1939 में एक ही बहुत ही बेकार निर्णय लिया था। उसने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, जिसके वजह से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में कुछ कंसेप्ट जान लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान देश पर दो बम गिराए गए थे। एक बम 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था और दूसरा बम 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। इसका नाम था लिटिल बॉय, इस बम का नाम था फैट मैन। इस दो बम की वजह से जर्मनी ने और जापान ने, सभी ध्रुवीय राष्ट्र ने अपने आप को समर्पित कर दिया और 1945 में ही यूएनओ का गठन हुआ, जो कि इन सब चीजों को युद्ध जैसे माहौल को होने से रोकता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा लैंगिक और अलैंगिक दोनों रूप से उत्पन्न होता है? निम्न में से कौन सा लैंगिक और अलैंगिक दोनों रूप से उत्पन्न होता है? अमीबा, हाइड्रा, कवक और इनमें से कोई नहीं। बताइए। इसका आंसर होगा हाइड्रा। दोस्तों हाइड्रा एक ऐसा जीव है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होते हैं। हाइड्रा में क्या होता है? मान लीजिए ये हाइड्रा है। हाइड्रा में दूसरी कुछ देर बाद ही इसमें कली आएगी, कुछ देर बाद ये कली
ऐसे बढ़ जाएगी और कुछ देर के बाद ये कली अपने आप ही अलग हो जाएगी। थोड़ी पतली बना देते हैं। तो इस प्रकार ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाइड्रा करता है। तो हाइड्रा में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के प्रजनन होते हैं। लैंगिक को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अलैंगिक प्रजनन को कहते हैं एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ में हम सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे ज्यादा है? बताइए दोस्तों, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। दोस्तों गुजरात के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। टोटल समुद्री सीमा 7,517 किलोमीटर 7,517 किलोमीटर है, जिसमें गुजरात अकेले ही 1,214.7 किलोमीटर एरिया कवर कर लेता है। जानकारी के लिए बता दूं कि 13 राज्य, जिसमें 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। इन 9 राज्य में पश्चिम में सबसे पहले गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, फिर कर्नाटक है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और लास्ट में है पश्चिम बंगाल। तो फिर से एक बार हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे ज्यादा है? तो उसकी है गुजरात। आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा गुजरात। लिखा है निम्न को सम्मिलित कीजिए। वाष्पन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, हिमकरण क्या होता है और गलन क्या होता है? वाष्पन होता है द्रव का ठोस में, वाष्पन होता है द्रव का गैस में बदलना। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ठोस का गैस में बदलना। हिमकरण क्या होता है? हिमकरण होता है द्रव का ठोस में बदलना। गलन क्या होता है? ठोस को द्रव में बदलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का औसत जीवन काल होता है 100 से 120। छठा नंबर, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, कितने तारीख को मनाया गया था? 18 जून, 26 जून 15, 21 जून 2015 या 12 जून 2015? इसका सही जवाब है 21 जून 2015।